नमस्कार। सुबह 9 बजे की खबरों के साथ मैं हूं प्रीति। आइए एक नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। सीशोर ग्रुप चिटफंड घोटाले में ओडिशा में 36 ठिकानों पर छापे। बीजेडी सांसद रवीन जेना और विधायक प्रभात बिस्वाल के घरों पर तलाशी। रोज वैली घोटाले में 14 दिन की न्यायिक हिरासत में टीएमसी सांसद सुदीप बंदोपाध्याय। समाजवादी पार्टी के चुनाव चिन्ह पर फैसला आज। पेट्रोल पंपों पर प्रधानमंत्री के पोस्टर पर चुनाव आयोग का एतराज। दिशा निर्देशों के पालन के लिए कैबिनेट सचिव को लिखी चिट्ठी। विसल ब्लोअर एक्ट में सुप्रीम कोर्ट का दखल से इनकार। कहा संसदीय कामकाज में नहीं करना चाहते हस्तक्षेप। राज्यसभा में लंबित है विधेयक। बीएसएफ और सीआरपीएफ के बाद अब सेना के जवान का वीडियो। अधिकारियों पर शोषण का आरोप। जवानों के खाने पर पीएमओ ने मांगी रिपोर्ट। और उत्तर भारत में शीतलहर जारी। दिल्ली में 2 डिग्री पहुंचा पारा। हिमाचल में कई जगहों पर 7वें दिन भी बिजली पानी गुल। एनडीए के सहयोगी दल बीजू जनता दल पर सीशोर ग्रुप चिटफंड घोटाले की जांच की आंच आई है। सीबीआई ने इस घोटाले के सिलसिले में बीजू जनता दल के एक सांसद और विधायक के घर और ऑफिस समेत ओडिशा में कल 36 जगहों पर छापे मारे। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक की पार्टी के सांसद रविंद्र जेना के बालासोर और भुवनेश्वर के घर और ऑफिस पर छापेमारी की गई। पीटीआई के मुताबिक कटक से बीजेडी विधायक प्रभात बिस्वाल के घर के अलावा भुवनेश्वर में उनके सरकारी आवास पर भी छापा मारा गया। जांच एजेंसी ने मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के घर पर तैनात कर्मचारी सरोज साहू के घर पर भी छापा मारा। सीबीआई ने सीशोर ग्रुप चिटफंड घोटाले के सिलसिले में रवीन जेना, प्रभात बिस्वाल और सरोज साहू से नवंबर 2014 में पूछताछ की थी। उधर रोज वैली घोटाले के सिलसिले में गिरफ्तार किए गए लोकसभा सांसद सुदीप बंदोपाध्याय को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। भुवनेश्वर में सीबीआई की अदालत ने सुदीप बंदोपाध्याय को कल पेश किया गया, लेकिन अदालत ने उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया। केंद्र सरकार के प्रस्तावित विसल ब्लोअर कानून को चुनौती देने वाली प्रशांत भूषण की याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो इस मामले में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। मुख्य न्यायाधीश जस्टिस JS खेहर ने प्रशांत भूषण से कहा कि जब ये कानून संसद पारित करेगी और आपको कोई परेशानी होगी तब आप कोर्ट आ सकते हैं। कोर्ट ने कहा कि वो केंद्र की इस दलील को सही मानती है कि ये एक्ट अभी राज्यसभा में लंबित है। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि 2014 में सरकार ने संशोधन इसलिए पेश किया क्योंकि पुराने कानून और सूचना के अधिकार कानून में टकराव हो रहा था। याचिका में मांग की गई थी कि 2014 में लोकसभा में विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट पास हो गया था, लेकिन अभी तक इसे लागू नहीं किया गया है। बीएसएफ और सीआरपीएफ के बाद अब सेना के एक जवान का वीडियो सामने आया है। इसमें जवान ने कहा है कि उसने प्रधानमंत्री कार्यालय में चिट्ठी लिखकर जवानों के शोषण की शिकायत की थी, जिसके बाद से उसे परेशान किया जा रहा है। देहरादून में तैनात सेना के जवान यज्ञ प्रताप सिंह के मुताबिक उसने पिछले साल 15 जून को राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री को चिट्ठी लिखी थी। चिट्ठी में उसने जवानों को होने वाली परेशानियों का जिक्र किया था। जब ये बात सेना के अधिकारियों को पता चली तो उसे काफी डांटा फटकारा गया और उसके खिलाफ ही जांच शुरू कर दी गई। जवान ने इस मामले में कोर्ट मार्शल की आशंका भी जताई है। वहीं सेना का कहना है कि उसने इस मामले का संज्ञान लिया है और जांच शुरू कर दी गई है। बिहार में कल सीआईएसएफ के एक जवान ने अपने 4 साथियों पर फायरिंग करके हत्या कर दी। वहीं अब सीआरपीएफ के एक जवान ने वीडियो जारी करके मिल रही सुविधाओं पर सवाल उठाया है। गृह मंत्रालय ने कहा है कि सुरक्षा बलों को बेहतर सुविधाएं मुहैया कराना सरकार की प्राथमिकता है। इस बीच प्रधानमंत्री कार्यालय ने बीएसएफ मामले में गृह मंत्रालय से रिपोर्ट मांगी है। बीएसएफ जवान तेज बहादुर यादव के बाद सीआरपीएफ के एक जवान ने भी सोशल मीडिया में वीडियो अपलोड किया है। इसमें बेहतर सुविधाएं न मिलने के साथ ही सेना और सीआरपीएफ में सुविधाओं के अंतर को खत्म करने की अपील की गई है। इस बारे में सीआरपीएफ के महानिदेशक ने कहा कि जिन मसलों को वीडियो में उठाया गया है उन पर पहले ही चर्चा हो चुकी है। पहले से बात हो रही, उसी के बाद में उसने बात किया है और उसके बारे में सबको जानकारी है। किसी को अपने जो एंटाइटलमेंट है वो नहीं मिलता है, वो कभी नहीं है।
अगर कहीं है तो विल लुक इनटू दैट स्पेसिफिक केसेस। एज फार एज बेटर लाइफ, तो सब लोग मानते हैं कि अच्छा, अगर तनख्वाह बढ़ता है, फैसिलिटी बढ़ते हैं, तो सब वही मांगते हैं। इधर बीएसएफ के अतिरिक्त महानिदेशक ने पुंछ कैंप का दौरा किया, जहां जवान तेज बहादुर ने वीडियो बनाकर भोजन की गुणवत्ता को लेकर शिकायत की थी। उसकी जांच होगी और उसके जांच के बाद जो चीज़ उसमें आएंगी, अगर वो बातें सही हैं तो उनमें हम लोग कैसे अच्छे उसको बढ़ोतरी कर सकते हैं वो होगा। सर्विस बुक जांच किया जाता है, उसका अपना कंडक्ट कैसा, उसकी जांच, उनका कैसा परफॉर्मेंस रहा, उसकी जांच होती है, और जो उन्होंने कहा है उसकी जांच होती है। वहीं तेज बहादुर यादव की पत्नी ने आरोप लगाया है कि उनके पति पर शिकायत वापस लेने के लिए दबाव बनाया जा रहा है। यही बात है कि मेरे पे कंप्लेंट वापस लेने के लिए बोल रहे हैं और दबाव बनाया जा रहा है कि अपने माफी मांग ले और कंप्लेंट वापस ले ले। बुधवार को बीएसएफ के महानिदेशक के शर्मा ने इस बारे में अपनी अंतरिम रिपोर्ट गृह सचिव को सौंपी थी। गृह मंत्रालय ने कहा है कि सरकार अर्धसैनिक बलों की समस्याओं को लेकर गंभीर है और उन्हें बेहतर सुविधाएं मुहैया कराना उनकी प्राथमिकता है। अभी का जो इस मामले में गंभीरता से ले रहे हैं, लेकिन जब तक रिपोर्ट पूरा सामने में नहीं आएंगे तो उसके बारे में अभी हम कह नहीं सकते कि इसमें सच्चाई क्या है। वहीं बिहार के औरंगाबाद में सीआईएसएफ के एक जवान ने अपने साथियों पर फायरिंग कर दी। गोलीबारी में 4 जवानों की मौत हो गई। आरोपी जवान को हिरासत में ले लिया गया है। जो अभियुक्त है उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। उसके इंसास राइफल को भी हम लोग जब्त कर लिए हैं। आगे पुलिस अपना इन्वेस्टिगेशन कर रही है। ये सब जांच का विषय है। कुछ इंटरनल सीआईएसएफ भी करेंगे, कुछ हम लोग इंटरनल जो है हत्या के बिंदु पर हम लोग जांच कर रहे हैं। इस बीच इस मामले में एक पूर्व सैनिक ने दिल्ली हाईकोर्ट में जनहित याचिका भी दाखिल कर दी है। इसमें अपील की गई है कि सुरक्षा बलों को दिए जा रहे खाने की गुणवत्ता और उपलब्धता पर स्टेटस रिपोर्ट मंगाई जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। बीएसएफ जवान के मामले में रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने कहा है कि सेना के दिए जाने वाले भोजन की गुणवत्ता की वो खुद निगरानी करते हैं और इसमें सुधार के लिए लगातार कोशिश की जा रही है। सीमा क्षेत्र में बीएसएफ को सेना के जरिए ही राशन की सप्लाई की जाती है। मैंने आर्मी पिछले 2 बरस हम कंटिन्यूस इवैल्यूएट कर रहे हैं। खाना जो मिलता है उसमें सेटिस्फेक्शन लेवल इम्प्रूव हो जाए, और मैं खुद मॉनिटर कर रहा हूं, क्योंकि 2012 में या 13 में कंट्रोलर ऑडिटर का रिपोर्ट है, उसके हिसाब से हम लोग कई इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं। और अब चुनाव से जुड़ी कुछ अहम खबरें। चुनाव आयोग ने गोवा में पेट्रोल पंप पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पोस्टर और उत्तराखंड में तेल कंपनियों की तरफ से जारी किए गए सर्टिफिकेट को चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन बताया है। आयोग ने कैबिनेट सचिव को नियमों और दिशा निर्देशों का पालन करने के लिए कहा है। कैबिनेट सचिव पीके सिन्हा को आयोग की तरफ से लिखी गई चिट्ठी में कहा गया है कि उसे गोवा के पेट्रोल पंपों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पोस्टर के बारे में जानकारी मिली है। साथ ही आयोग ने अखबार में छपी खबर पर भी संज्ञान लिया है। खबर के मुताबिक उत्तराखंड में तेल कंपनियां एलपीजी ग्राहकों को सब्सिडी छोड़े जाने के बदले जो सर्टिफिकेट जारी कर रही हैं, उसमें भी प्रधानमंत्री की फोटो छपी है। समाजवादी पार्टी में जारी विवाद में अब सबकी नजर चुनाव आयोग पर है। आयोग ने अखिलेश और मुलायम गुट दोनों को आज अपना पक्ष रखने के लिए तलब किया है। इसके बाद आयोग चुनाव चिन्ह पर फैसला सुना सकता है। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने लखनऊ में पार्टी नेताओं के साथ कल बैठक की और उन्हें चुनाव प्रचार में जुटने को कहा। साथ ही टिकट को लेकर परेशान ना होने की बात भी कही। बैठक के बाद अखिलेश गुट के नेता राजेंद्र चौधरी का कहना है कि मुख्यमंत्री पार्टी के चुनावी घोषणा पत्र को अंतिम रूप दे रहे हैं। चुनाव चिन्ह विवाद सुलझने पर इसका ऐलान किया जाएगा। इधर मुलायम सिंह यादव और शिवपाल यादव दिल्ली पहुंच चुके हैं। आज वो चुनाव आयोग जाकर अपना पक्ष रखेंगे। समाजवादी पार्टी पहले से अक्टूबर से ही अपने चुनाव के लिए तैयार थी। माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में और माननीय नेताजी के संरक्षण में चुनाव लड़ा जाएगा और पूरे बहुमत के साथ पार्टी जीत के आएगी। पंजाब के लिए बीजेपी ने कल 17 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया। कांग्रेस ने भी 23 उम्मीदवारों की तीसरी सूची जारी कर दी है। वहीं चुनाव आयोग ने लगातार दूसरे दिन तैयारियों की समीक्षा की और अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए। बीजेपी ने गुरुवार को पंजाब में 17 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की। पंजाब में बीजेपी अकाली दल के साथ गठबंधन में है। पार्टी के हिस्से में 117 में से 23 सीटें हैं। 17 उम्मीदवारों में 5 मौजूदा विधायक हैं। बाकी बची 6 सीटें भी मौजूदा विधायकों की हैं।
इनमें 4 अकाली बीजेपी सरकार में मंत्री हैं। पंजाब के चुनाव में हम लोगों ने कोशिश की है कि समाज के सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व हो और साथ ही साथ चुनाव में प्रत्याशी जो हमारे हैं उनको हम जो अच्छे प्रत्याशी चुनाव की दृष्टि से हमारे इसमें भाग लेंगे। कांग्रेस ने भी 23 उम्मीदवारों की तीसरी सूची जारी कर दी है, जिसमें कई मौजूदा विधायकों के नाम हैं। कांग्रेस राज्य में पहले ही अपने 77 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर चुकी है और इस तरह पार्टी अब तक 100 सीटों पर अपने उम्मीदवारों को घोषित कर चुकी है। उधर मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने लांबी सीट से पर्चा भरा तो उप मुख्यमंत्री सुखबीर बादल ने जलालाबाद से। मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि कुछ दल राज्य की शांति में खलल डालना चाहते हैं। मेरा सबसे बड़ा निशाना यही है कि पंजाब में अमन शांति और भाईचारक साझ है। ये लोग जो है इस बात के खिलाफ है और ये भाईचारक साझ को खत्म करना चाहिए। चुनाव आयोग ने पंजाब में तैयारियों का जायजा लिया। 2 दिन के दौरे के दौरान आयोग ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। राजनीतिक दलों ने केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की पर्याप्त तैनाती की मांग की। Requested the commission that there should be robust and effective deployment of central police forces at polling stations and nearby areas. बीजेपी ने अमृतसर लोकसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव में राजेंद्र मोहन चीना को उम्मीदवार बनाया है। कैप्टन अमरिंदर सिंह के इस्तीफे से ये सीट खाली हुई थी। पंजाब में 4 फरवरी को मतदान होना है। विशाल दहिया के साथ प्रणव गोस्वामी, राज्यसभा टीवी। बीजेपी और कांग्रेस ने कल गोवा विधानसभा चुनाव के लिए पहली सूची जारी कर दी है। अकेले चुनाव लड़ रही बीजेपी ने कुल 40 में से 29 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान किया है, जबकि कांग्रेस ने 27 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान किया। बीजेपी ने गुरुवार को गोवा के लिए 29 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी। पार्टी ने मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर समेत 18 मौजूदा विधायकों को टिकट दिया है। गोवा की सभी 40 सीटों पर इस बार बीजेपी अकेली चुनाव लड़ रही है। पार्टी ने गोवा में आधिकारिक तौर पर मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित नहीं किया है। मैंने बहुत साफ रूप से कहा कि पार्टी ने यह तय किया है और हमारे पास कोई नेताओं की कमी नहीं है। चुने हुए एमएलए हैं, वो अपना नेता नया चुनेंगे और चुना हुआ नेता एमएलए से भी आ सकता है, जो आमदारों पर डिपेंड है। कांग्रेस ने भी गोवा के लिए 27 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। इसमें पूर्व मुख्यमंत्री दिगंबर कामत समेत सभी 6 मौजूदा विधायकों के नाम हैं। पार्टी ने 3 महिलाओं को भी टिकट दिया है। कांग्रेस ने बीजेपी के पूर्व विधायक दयानंद सोपटे को मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर के खिलाफ मैदान में उतारा है। वहीं दिगंबर कामत ने गुरुवार को पर्चा भी दाखिल कर दिया। They came to power with lots of things, lots of assurances. Now we are going to tell the people, you yourself ask your conscience, how many assurances they have fulfilled. As far as Margam is concerned, let them show in 5 years one development which has been brought by this government. गोवा की सभी 40 सीटों पर 4 फरवरी को मतदान होना है। आम आदमी पार्टी के आने और महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी का बीजेपी से गठबंधन टूटने के बाद कई सीटों पर बहुकोणीय मुकाबले के आसार हैं। विशाल दहिया के साथ प्रणव गोस्वामी, राज्यसभा टीवी। कांग्रेस में शामिल होने की चर्चा के बीच नवजोत सिंह सिद्धू ने पार्टी उपाध्यक्ष राहुल गांधी से कल मुलाकात की। पीटीआई के मुताबिक मुलाकात आधा घंटा चली। बैठक में पार्टी में सिद्धू की भूमिका पर चर्चा हुई। राहुल गांधी से सिद्धू की ये दूसरी मुलाकात है। सिद्धू की पत्नी नवजोत कौर पहले ही पार्टी में शामिल हो चुकी हैं। माना जा रहा है कि सिद्धू अमृतसर पूर्व सीट से कांग्रेस से चुनाव लड़ेंगे। चुनाव आयोग ने बीजेपी सांसद साक्षी महाराज को उनके विवादित बयान देने पर फटकार लगाई है। उनके जवाब से संतुष्ट आयोग ने दोबारा चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है। आयोग का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में फैसले में कहा है कि राजनीतिक दलों को धर्म या जाति के नाम पर वोट नहीं मांग सकते हैं और ऐसे में उनका बयान चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन के दायरे में आता है। साक्षी महाराज ने नोटिस के जवाब में कहा था कि उन्होंने जो बयान दिया है वो सार्वजनिक या चुनावी रैली में नहीं दिया है, इसलिए ये आचार संहिता का उल्लंघन के दायरे में नहीं आता है। चुनाव आयोग ने साक्षी महाराज को मेरठ में दिए समुदाय विशेष को लेकर बयान पर कारण बताओ नोटिस जारी किया था। और खबरें जारी हैं, लौट रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।
की शान और ग्वालियर घराने की अनमोल बंदिशों की चमक लिए एक सितारा। ग्वालियर जो है गंगोत्री कहलाती है तमाम घरानों, जो मिसाल है सांप्रदायिक सौहार्द की। निसार हुसैन खान साहब ने दरबार की नौकरी छोड़ के हमारे घर पे रहते थे। ब्राह्मण परिवार के यहाँ एक खान साहब का रहना उस समय एक अद्भुत बात थी। मिलिए शख्सियत में पंडित लक्ष्मण कृष्णराव पंडित से। शनिवार रात 10:30 बजे और रविवार शाम 4:30 बजे सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। उत्तराखंड में समुद्र तल से करीब 15,500 फुट की ऊंचाई पर मौजूद दुनिया का सबसे ऊंचा गुरुद्वारा पवित्र श्री हेमकुंड साहिब 1936 में बनकर तैयार हुआ गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब 10वें सिख गुरु गोविंद सिंह के दुष्ट दमन रूप को समर्पित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश में कम नकदी वाली अर्थव्यवस्था की ओर ले जाने में युवा महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। उन्होंने कहा कि युवा इस बारे में लोगों को जागरूक कर सकते हैं। रोहतक में कल राष्ट्रीय युवा कार्यक्रम की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार और काले धन ने देश के विकास को बुरी तरह प्रभावित किया है। प्रधानमंत्री ने युवाओं से समूह, संपर्क और रचनात्मकता का पालन करने को कहा। इससे पहले कन्याकुमारी में राष्ट्रीय युवा महोत्सव को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वामी विवेकानंद के विचार हमारे युवाओं को राष्ट्र निर्माण के लिए प्रेरित करते हैं। जल्लीकट्टू पर प्रतिबंध के विरोध में डीएमके आज पूरे तमिलनाडु में विरोध प्रदर्शन करेगी। डीएमके ने केंद्र सरकार पर इस मामले में सही समय पर उचित कदम नहीं उठाने का भी आरोप लगाया है। वहीं गुरुवार को कई इलाकों में खेल का आयोजन करने पर पुलिस ने 28 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। इस मामले में जल्द फैसला देने की अर्जी को कल सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था। तमिलनाडु में पोंगल के दौरान जल्लीकट्टू प्रतियोगिता का आयोजन होने के आसार खत्म हो गए हैं। जल्लीकट्टू मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ शर्तों के साथ जल्लीकट्टू को जारी रखने वाली केंद्र की अधिसूचना पर फैसला सुरक्षित रखा है। इससे पहले एआईएडीएम के प्रमुख शशिकला ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखकर पोंगल के दौरान जल्लीकट्टू से प्रतिबंध हटाने का आग्रह किया था। Supreme Court will give us a good answer, but it is different. So our Honorable Chief Minister OPS and our Honorable General Secretary Chinnamma also wrote a letter to Prime Minister, and we all feel we want Jallikattu this year. So let's see what our government is going to give an answer for this verdict. डीएमके ने फैसले पर निराशा जताते हुए राज्यव्यापी प्रदर्शन का ऐलान किया है। दूसरे दलों ने भी प्रतिबंध हटाने के लिए अध्यादेश लाने की मांग की है। The Tamil Nadu government has not represented properly. It has not represented the people's feelings and emotions and their appeal properly, definitely to the Supreme Court, not to the central government. Knowing the sentiments of the people of Tamil Nadu, the state government or the central government has to bring out this ordinance. If they fail to do that, I don't think they can prevent Jallikattu being conducted this year against all the orders like. It is a duty of BJP who is having more MPs, majority MPs. Apart from that, ADMK are also having more MPs. Though it is their duty to bring amendments or ordinance or any new bill. जल्लीकट्टू यानी सांडों की दौड़ पर रोक के खिलाफ तमिलनाडु सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। राज्य में पोंगल के त्योहार के दौरान जल्लीकट्टू खेल होता है जिसमें सांडों को काबू में किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने 2014 में इस पर रोक लगाई थी, लेकिन केंद्र सरकार ने कुछ शर्तों के साथ पिछले साल 8 जनवरी को अध्यादेश जारी किया था, जिसे अदालत में चुनौती दी गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। खाद्य और ग्रामोद्योग आयोग का हाल ही में नए साल का कैलेंडर जारी किया गया है, जिसे लेकर विवाद हो रहे हैं। इस बार कैलेंडर में महात्मा गांधी की तस्वीर को हटा दिया गया है। कैलेंडर के कवर पर हमेशा चरखा चलाते हुए गांधी जी की फोटो लगाई जाती थी, लेकिन इस बार उनकी जगह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चरखा चलाते दिख रहे हैं। इस मामले पर आयोग के चेयरमैन का कहना है कि पहले भी ऐसा होता रहा है, जबकि कई राजनीतिक दलों ने इस बदलाव पर ऐतराज जताया है।
बात मौसम की। लगातार बर्फबारी और शीतलहर से उत्तर और पश्चिम भारत में ठंड से जनजीवन अस्त व्यस्त है। दिल्ली में तापमान 3 साल के न्यूनतम स्तर पर पहुंच गया है। कड़ाके की ठंड की वजह से दिल्ली के सरकारी स्कूलों की छुट्टियां 19 जनवरी तक बढ़ा दी गई हैं। ठंड के चलते 25 ट्रेनें देर से चल रही हैं, जबकि 2 ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। सिर से पांव तक गर्म कपड़े लपेटे इन लोगों को देखकर ठंड का अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। पहाड़ी इलाकों में भारी बर्फबारी और मैदानी इलाकों में शीतलहर ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और बिहार समेत उत्तर भारत के कई इलाकों में इन दिनों ऐसी ही तस्वीरें सामने आ रही हैं। मतलब पिछले दिनों काफ़ी कम सर्दी थी, अभी मतलब 2-4 दिन से काफ़ी सर्दी तेज पड़ने लग गई है, जो अभी काफ़ी बर्फ़ जमने लग गई है। अभी घर से निकलना मुश्किल हो जाता है। जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में पारा शून्य से काफ़ी नीचे चला गया है। पहलगाम में तापमान 3 साल के निचले स्तर पर -13 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया। हिमाचल प्रदेश में ठंड की वजह से गुरुवार को 2 लोगों की मौत हो गई। लाहौल, स्पीति और केलांग में तापमान -15 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। राज्य में एक हफ्ते में 10 लोग दम तोड़ चुके हैं। हरियाणा के नारनौल में तापमान -0.5 डिग्री सेल्सियस रहा। वहीं दिल्ली में तापमान 2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। कड़ाके की ठंड के चलते दिल्ली के सरकारी स्कूलों की छुट्टियां 19 जनवरी तक बढ़ा दी गई हैं। ठंड बहुत हो रही है, शीतलहर बहुत चल रही है और दिक्कत काफ़ी आ रही है। ठंड ज़्यादा लग रही है, जहाँ आग मिलती है वहाँ हम आग सेक लेते हैं। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में भी कड़ाके की ठंड का अनुमान जताया है। विभाग के मुताबिक 15 और 16 जनवरी को पहाड़ी इलाकों में भारी बर्फबारी के आसार हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। बात खेल की दुनिया की। टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा और चेक गणराज्य की उनकी जोड़ीदार बार्बरा स्ट्राइकोवा ने WTA अपिया इंटरनेशनल टेनिस टूर्नामेंट के महिला डबल्स फाइनल में जगह बना ली है। सानिया और बार्बरा की शीर्ष वरीय जोड़ी ने अमेरिका की वानिया किंग और कजाकिस्तान की यारोस्लाव श्वेदोवा की जोड़ी को सिर्फ 51 मिनट में 6-1, 6-2 से हराया। सानिया मिर्जा का इस साल ये दूसरा खिताब है जिसके फाइनल में वो पहुंची हैं। वहीं आज फाइनल में सानिया और बार्बरा का टीमिया बाबोस और अनास्तासिया पाव्लिचनेचकोवा की जोड़ी से मुकाबला होगा। दिल्ली के प्रगति मैदान में जहां एक तरफ पुस्तक प्रेमियों का हुजूम उमड़ रहा है, वहीं दूसरी तरफ ज्योतिष को लेकर भी लोगों में खासी दिलचस्पी दिख रही है। पुस्तक मेले के साथ आयोजित नक्षत्र मेले में भी लोग जमकर पहुंच रहे हैं। पुस्तक मेले की तर्ज पर आयोजित नक्षत्र मेले में जब आप जाएंगे तो आपको कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिलेगा। इस मेले में लोग अपने भविष्य की जानकारी लेने के लिए आ रहे हैं। कोई टैरो कार्ड के जरिए जानकारी हासिल कर रहा है तो कोई हाथ की रेखाओं से अपने बारे में सटीक जानकारी जुटाना चाहता है। इसमें आपको अपने भविष्य के बारे में प्लस अपने बारे में एक जानने को मिलता है, जिससे कि आप अपने भविष्य को सुधार सकते हैं और आगे का अपना जो भी अच्छे कर्म हैं उन पे आप फोकस होके और अपनी लाइफ में इम्प्रूवमेंट्स ला सकते हैं। जो ज्योतिष वगैरह आए हैं उनसे लोगों को देखने सुनने की मतलब पूछने की जागरूकता होती है कि हम अपने फ्यूचर के बारे में पूछें क्या होने वाला है। मेले के आयोजकों का दावा है कि रोजाना हजारों की संख्या में लोग मेले में जुट रहे हैं। यहाँ पर बुक फेयर में विभिन्न विषयों के ऊपर बुक्स होती हैं और यहाँ पर हम लोग ज्योतिष, वास्तु, पामिस्ट्री, न्यूमरोलॉजी, जो भी जितनी भी हमारे वैदिक ज्ञान की किताबें हैं उनके ऊपर हम यहाँ पर पुस्तकों का प्रदर्शन करते हैं। यहाँ पे जितने एस्ट्रोलॉजर बैठे हैं वो बहुत अच्छे परिपक्व ज्योतिषी यहाँ पे इसमें अपना ये लगाते हैं, कैंप लगाते हैं और कम पैसे में वो जनता की, मैं तो कह रहा हूँ, सेवा ही कर रहे हैं। प्रगति मैदान में आयोजित नक्षत्र मेला रविवार तक चलेगा। विश्व पुस्तक मेले में जहां एक तरफ विद्वानों का जमावड़ा है तो वहीं दूसरी तरफ नक्षत्र में आए हुए देश विदेश के ज्योतिषी लोगों के आने वाले कल के बारे में बेहतर से बेहतर जानकारी दे रहे हैं। कैमरामैन ओम प्रकाश के साथ मोहम्मद फातेह टीपू, राज्यसभा टीवी। टाटा सन्स के नए चेयरमैन एन चंद्रशेखरन होंगे। कंपनी की बोर्ड की बैठक में कल उनके नाम पर मुहर लगी। वो 21 फरवरी से कार्यभार संभालेंगे। चंद्रशेखरन फिलहाल टाटा की कंपनी TCS के CEO हैं। वो 2009 से इस पद पर हैं। रतन टाटा की अगुवाई वाली चयन समिति ने उनके नाम की सिफारिश की है। इससे पहले टाटा सन्स ने साइरस मिस्त्री को कंपनी के चेयरमैन पद से बर्खास्त कर दिया था। इसके बाद रतन टाटा को अंतरिम चेयरमैन बनाया गया था। मिस्त्री ने इस फैसले को कंपनी लॉ बोर्ड में चुनौती दी है। So he's a remarkable choice in my opinion, and he's a great leader. He's a Tata man, Tata lifer. I've worked very closely with Chandra,
and I think it's absolutely the perfect choice. बात खास शख्सियत की, हिंदी फिल्मों के जाने माने निर्माता निर्देशक शक्ति सामंत की आज जयंती है। शक्ति सामंत की फिल्में रहस्य, रोमांस और ड्रामा से भरपूर हुआ करती थीं। उनकी मशहूर फिल्मों में आराधना, कटी पतंग, अमर प्रेम, बालिका वधू और अनुराग शामिल हैं। उन्होंने कश्मीर की कली, चाइना टाउन, द ग्रेट गैम्बलर, एन इवनिंग इन पेरिस जैसी हिट फिल्में भी बनाई। एक बेहतरीन कहानी के साथ उनकी फिल्मों की खासियत थी उनके गीत। आइए सुनते हैं शक्ति सामंत की फिल्मों के कुछ बेहतरीन गीत। कोरा कागज था ये मन मेरा, लिख लिया नाम इस पे तेरा। सुना आंगन था जीवन मेरा, बस गया प्यार इसमें तेरा। अकेली अकेली कहाँ जा रहे हो, हमें साथ ले लो जहाँ जा रहे हो। अकेले अकेले कहाँ जा रहे हो। ये क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, जब हुआ तब हुआ। ओ छोड़ो ये न सोचो ये क्या हुआ। और अब आखिर में हेडलाइंस। सीशोर ग्रुप चिटफंड घोटाले में ओडिशा में 36 ठिकानों पर छापे। बीजेडी सांसद रवीन जैना और विधायक प्रभात बिस्वाल के घरों पर तलाशी। रोज वैली घोटाले में 14 दिन की न्यायिक हिरासत में टीएमसी सांसद सुदीप बंदोपाध्याय। समाजवादी पार्टी के चुनाव चिन्ह पर फैसला आज। पेट्रोल पंपों पर प्रधानमंत्री के पोस्टर पर चुनाव आयोग का एतराज। दिशा निर्देशों के पालन के लिए कैबिनेट सचिव को लिखी चिट्ठी। विजिल ब्लोअर एक्ट में सुप्रीम कोर्ट का दखल से इनकार। कहा संसदीय कामकाज में नहीं करना चाहते हस्तक्षेप। राज्यसभा में लंबित है विधेयक। बीएसएफ और सीआरपीएफ के बाद अब सेना के जवान का वीडियो। अधिकारियों पर शोषण का आरोप। जवानों के खाने पर पीएमओ ने मांगी रिपोर्ट। उत्तर भारत में शीतलहर जारी। दिल्ली में 2 डिग्री पहुंचा पारा। हिमाचल में कई जगहों पर 7वें दिन भी बिजली पानी गुल। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आगे देखिए मैं भी भारत। नमस्कार।